हम लोग चल रहे हैं चर्चा करने के लिए एल्युमिनियम के कंपाउंड्स के बारे में। अरे बेटा, एल्युमिनियम के कंपाउंड्स में सबसे पहला जो हमको चर्चा करना है वो है AlCl3 के बारे में बात करना है। सबसे पहला जो चर्चा करना है वो हमको करना है क्या चीज के बारे में? AlCl3 के बारे में। तो सुनो, ये AlCl3 जो होता है ना, वह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है और नेचर में यह एग्जिस्ट करता है डाइबेरिक फॉर्म में, Al2Cl6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये एल्युमिनियम। और मान लीजिए ये इसके 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, ये दूसरा एल्युमिनियम, यहाँ पर ये दूसरा एल्युमिनियम और ये इसके 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, ये क्लोरीन इसको और ये क्लोरीन इसको, ये कोऑर्डिनेट करके ये एग्जिस्ट करता है किस रूप में? Al2Cl6 के रूप में एग्जिस्ट करता है। ये व्हाइट कलर का सॉलिड हुआ करता है, ये व्हाइट कलर का सॉलिड हुआ करता है, ठीक है। और याद रखना, ये सब्लिमेशन दिखाता है। AlCl3 नेचर में क्या होता है? सब्लिमेटिव होता है, सब्लिमेशन दिखाता है और ये सब्लाइम कर जाता है कहां पर? तो 180 डिग्री सी पर इसका सब्लिमेशन का जो ये सब्लाइम हो जाता है कहां पर? 180। सब्लिमेशन का मतलब समझे? सॉलिड से डायरेक्ट वेपर फॉर्म में, माने जिनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नजदीक हो। मान लो 180 डिग्री इसका मेल्ट करने का टेम्परेचर है और 181 डिग्री, तो 1 डिग्री टेम्परेचर तो वहां ज्यादा तुरंत मिल जाएगा उसको, तो लिक्विड कब बना पता ही नहीं चलेगा, वो डायरेक्ट बदलने लगेगा क्या चीज में? वेपर फॉर्म में। तो सब्लिमेशन, आयोडीन भी सब्लिमेशन दिखाता है। कैम्फर, कपूर, सॉलिड में हल्का सा आग दिखाए तो वो वेपराइज होने लगेगा और उसका वेपर आग पकड़ लिया, ठीक है। तो वो हीट के कारण वो वेपर जलते भी रहता है और नीचे वाला कैम्फर फिर वेपराइज भी होते रहता है, लिक्विड बनने का मौका, दिखने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये 180 डिग्री सी पर सब्लिमेशन दिखाता है, ठीक है। याद रखना, कोवैलेंट होने के कारण AlCl3 सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ये जो होता है सॉल्युबल होता है कहां पर? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, ठीक है। AlCl3 के बारे में एक चीज ध्यान रखना कि ये जो होता है वो नेचर में कैसा होता है? कोवैलेंट। इसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 50 से कम है, कोवैलेंट कैरेक्टर ही 50 से ज्यादा है। लेकिन जब इसको हम लोग वाटर में घोलते हैं, पानी में अगर कोई चीज घुलने लगे तो इसका मतलब आयनिक हो रहा है। एल्युमिनियम का हाइड्रेशन एनर्जी इतना ज्यादा है, एल्युमिनियम का हाइड्रेशन एनर्जी इतना ज्यादा है कि पानी में घोलने पर घुलने लगता है। तो एक्वस मीडियम में इसका नेचर आयनिक के जैसा मानते हैं। एक्वस मीडियम में डिसॉल्व हो जाने के कारण इसका नेचर हम लोग कैसा मानते हैं? आयनिक के जैसा मानते हैं, ठीक है। उसमें पानी में ये घुलते रहता है, आयनिक के जैसा मानते हैं, हाँ। लेकिन बाकी जगहों पर इसका नेचर जो होता है वो कैसा होता है? कोवैलेंट के जैसा होता है। बाकी जगहों पर इसका नेचर होने लगता है किसके जैसा? कोवैलेंट के जैसा होने लगता है। एम्फोटेरिक होने के कारण NH4OH में घुलने लगेगा और एम्फोटेरिक होने के कारण NH4OH में क्या होने लगेगा? घुलने लगेगा और AlOH3 के रूप में बदल जाएगा। NaOH में हम लोग जानते हैं, ये रिएक्शन हम लोग पहले भी लिखे थे। ये AlCl3 को अगर घोल दिया जाए क्या चीज में? NaOH में अगर घोल दिया जाए तो ये इधर हो जाता है क्या चीज? 3NaLO2 और प्लस हो जाएगा क्या चीज? प्लस उधर हो जाएगा क्या? प्लस उधर हो जाएगा 3NaCl, प्लस उधर हो जाएगा नहीं, शुरू में पहला स्टेप जो होगा वो कैसा रिएक्शन हो जाएगा? पहला स्टेप तो ये ऐसा हो जाएगा बेटा, ये AlOH का होल 3 प्लस क्या चीज? 3NaCl। पहले तो हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रेसिपिटेट हुआ और हाइड्रोक्साइड जो प्रेसिपिटेट हुआ है वो फिर से घुलना शुरू कर देता है क्या चीज में? NaOH में घुलना शुरू कर देता है और ये अब क्या बना लेता है? ये अब बना लेता है NaLO2। तो एम्फोटेरिक नेचर यही ना कि पहले NaOH में घुलकर एक प्रेसिपिटेट बनाया और वो प्रेसिपिटेट फिर से क्या होते चला जाता है? डिसॉल्व होते चला जाता है। तो AlCl3 जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर भी शो करता है। अगला जो कंपाउंड एल्युमिनियम का हम चर्चा करने जा रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग एलम। अगला जो एल्युमिनियम का कंपाउंड चर्चा करने जा रहे हैं इसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एलम। सुनो बेटा,
एलम जो होता है एक तरह का डबल सॉल्ट होता है, दो सॉल्ट मिले हुए होते हैं और इनका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है M2SO4 डॉट M2SO4 का होल 3। ये मेटल और ये मेटल अलग है, उसको डिफरेंस करने के लिए यहाँ डैश दे देते हैं और डॉट 24H2O हो जाता है, जहां पर M जो होना चाहिए कोई मोनोवैलेंट मेटल होना चाहिए और M डैश जो होना चाहिए वो कोई ट्राईवैलेंट मेटल होना चाहिए। ठीक है, एक ये जनरल फॉर्मूला है, M की जगह कोई भी M डैश की जगह कोई भी मेटल ले सकते हैं। जैसे एक पोटास एलम का फॉर्मूला लिखे तो K2SO4, ये M की जगह मोनोवैलेंट और M डैश की जगह ट्राईवैलेंट तो K2SO4 डॉट Al2SO4 का और डॉट कितना H2O। अरे बेटा कभी कभी एलम को देखते हुए ये वाटर थोड़ा सा ज्यादा ना दिखता है, ढेर सारा वाटर है ऐसा ना लगता है मन में, आज के बाद वो वाटर ज्यादा आपको लगेगा ही नहीं। हम जो अगला लाइन बोलने जा रहे हैं उसके बाद वो नॉर्मल लगने लगेगा। जानते हो एलम में जितने भी मेटल के आयन होते हैं, हर मेटल के आयन 6 वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा घिरे होते हैं। सुनना बेटा, ये मोनोवैलेंट और ट्राईवैलेंट टोटल मेटल की एटमों की संख्या, आयनों की संख्या कितनी है? 4। और चारों को अगर 6-6 वाटर मॉलिक्यूल से घेर दो, चारों को अगर 6-6 वाटर मॉलिक्यूल से घेर दिया जाए तो कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए? देख लो यहाँ है कि नहीं। तो एक बात ये भी समझ में आ गया कि एलम के अंदर में जितने भी मेटल के आयन होते हैं वो सब के सब हेक्साहाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल से घिरे हुए होते हैं। और सुनो ना, अगर एलम को हम लोग हीट करना शुरू करते हैं तो वो सभी के सभी मेटल वो वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करते चले जाते हैं और जो इसका एनहाइड्रस फॉर्म होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल जब निकल गया, इसका जो एनहाइड्रस फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलने लगते हैं बर्न्ट एलम। उसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं? बर्न्ट एलम। और ये बर्न्ट एलम जो होता है ना, ये थोड़ा स्वेल कर जाता है, थोड़ा फूल जाता है वाटर मॉलिक्यूल के निकलने। अंदर में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो जब निकल रहे होंगे तो कुछ गैप्स बनाते हुए निकलेंगे और वो जब गैप्स अंदर में क्रिएट करेंगे तो उसके कारण थोड़ा पोरस मास हो जाएगा। जो फिटकिरी, ये फिटकिरी है, पोटास एलम घरों में यूज किया जाने वाला फिटकिरी, नॉर्मल फिटकिरी यही है। तो हीट करने पर वो पोरस मास, छोटे छोटे होल हो जाते हैं और होल हो जाने के कारण वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? स्वेल कर जाता है। इतना बात समझ में आया? तो बर्न्ट एलम जो होता है वो एनहाइड्रस क्या होता है? एनहाइड्रस फॉर्म होता है एलम का। ठीक है, सुनो, अगर हम लोग एलम को, ध्यान से सुनते रहना, अगर हम लोग एलम को पानी में घोल दें, अगर हम लोग एलम को कहाँ घोल दें? पानी में घोल दें। अरे बेटा, यह पार्ट जो है ये बना हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। आप लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का अगर थोड़ा भी आइडिया रखते हो तो आपको पता होगा कि सॉल्ट का वही भाग वाटर से रिएक्शन करता है जो कमजोर कंपोनेंट से आया हुआ हो। आपसे अगर पूछे कि NaCl में किसी केटायन या एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा क्या, वो पानी से रिएक्शन करेगा? तो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि NaCl का दोनों पार्ट स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से आया हुआ है। तो इसका दोनों पार्ट स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से आया हुआ है, लेकिन इसके बारे में ये तो मजबूत है जबकि ये कमजोर है। तो इसका क्या हुआ करेगा? हाइड्रोलिसिस होगा। अरे बेटा, इसका अगर हाइड्रोलिसिस होगा, Al+3 का अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनाएगा? इसका अगर हाइड्रोलिसिस हुआ करेगा तो ये क्या बनाएगा? वाटर का OH लेगा और वाटर में रिलीज करेगा कौन सा आयन? H+ आयन रिलीज करेगा। एक्वा सॉल्यूशन एसिडिक की बेसिक एसिडिक हुआ करेगा। ये बात समझ में आ रहा है? एलम का जो एक्वा सॉल्यूशन हो जाएगा वो नेचर में कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। और सुनो ना, एलम का यूज करते हैं हम लोग क्या चीज के लिए? तो मॉर्डेंट के रूप में एलम का यूज करते हैं, मॉर्डेंट के रूप में। मॉर्डेंट क्या होता है? मॉर्डेंट बोलते हैं हम लोग उस केमिकल को जो दीवार, सरफेस और कलर को जोड़ने का काम करता है, कलरिंग मटेरियल और
सरफेस को जोड़ने के लिए बीच में जो केमिकल यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्डेंट। तो ये मॉर्डेंट के रूप में यूज होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के रूप में, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? एलम का यूज किया जाता है। ठीक है, जानते हो बेटा, एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सूडो एलम। एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, सूडो एलम के नाम से पुकारते हैं। सूडो एलम बोलते हैं अगर हम लोग क्या करें कि यहाँ मोनोवैलेंट मेटल को डाईवैलेंट से रिप्लेस कर दें। जो यहाँ पर मोनोवैलेंट ये M है ना, इसको डाईवैलेंट से रिप्लेस कर दे तो अब यहाँ 2 लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MsO4 डॉट M-2SO4 होल 3 डॉट 24H2। इस जनरल फार्मूला वाला जो एलम हुआ करेगा, मोनोवैलेंट को अगर डाईवैलेंट से रिप्लेस कर दें तो उसको हम लोग क्या नाम से पुकारा करते हैं, सूडो एलम के नाम से पुकारा करते हैं। ठीक है, जानते हो एक चीज और हमको शेयर करना है। क्या शेयर करना है कि एल्युमिनियम एसीटेट जो होता है वो यूज किया जाता है रेड लिक्विड के रूप में, रेड कलर के डाई या रेड कलर के इंक के रूप में यूज किया जाता है। कौन सा चीज? एल्युमिनियम एसीटेट। एल्युमिनियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या, CH3COO का होल 3Al। ये यूज किया जाता है प्रिंटिंग में, प्रिंटिंग इंक के रूप में यूज किया जाता है रेड कलर के रूप में। इतना बात समझ गए? इसको रेड लिक्विड भी बोलते हैं। अमोनल जो होता है एक एक्सप्लोसिव होता है। अमोनल जो होता है वो क्या होता है, एक एक्सप्लोसिव होता है और वो बना हुआ होता है NH4NO3 और एल्युमिनियम के पाउडर का। अमोनल जो होता है वो एक एक्सप्लोसिव होता है, वो बना हुआ होता है क्या चीज का, NH4NO3 और प्लस क्या चीज का, एल्युमिनियम के पाउडर का बना हुआ होता है। यहां तक ठीक ठाक। हम आगे 2-3 लाइन और कहना चाह रहे हैं, सुनते चलिएगा सभी लोग ध्यान से। लैपिस लैजुली जो होता है यह एक मिनरल होता है और बहुत रेयरली मिलता है पहाड़ों पर। एक मिनरल होता है जिसको पीस कर ब्लू कलर का इंक बना दिया जाता है, जिसको पीस कर ब्लू कलर का इंक। अरे बेटा, उस इंक से अगर कोई सरफेस या कोई पेंटिंग बना दिया जाए तो कई 100 साल नहीं, कई 1000 साल तक वो खराब नहीं होता है। वो बहुत ही टिकाऊ ब्लू कलर का इंक हुआ करता है, लैपिस लैजुली से बना हुआ। ठीक है, कहीं कहीं पर बहुत पुरानी वो पेंटिंग बनी हुई है जो कि आज तक भी खराब नहीं हुआ है। और ये कितना कीमती है, ये कितना रेयर है, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। जिसने जब ताजमहल बनवाया उस समय वो सर्वे सर्वा वही थे। तो ताजमहल में भी कुछ पार्ट में लैपिस लैजुली से काम हुआ है, बाकी पार्ट में उससे लिखा जाना, जो भी लिखा जाना था या डिजाइन बनाना था, पूरे ताजमहल में लैपिस लैजुली अवेलेबल नहीं हो पाया है। तो कितना रेयर है अंदाज लगा सकते हैं। अब आइए काम की बात क्या करनी है हमको। अल्ट्रामैरीन जो होता है वह एल्युमिनियम का सिलिकेट होता है। एल्युमिनियम का सिलिकॉन के साथ एक कंपाउंड होता है और उसका नाम क्या चीज है, अल्ट्रामैरीन। अरे बेटा, अल्ट्रामैरीन भी उसी तरह का ब्लू कलर का सब्सटेंस हुआ करता है और इसका भी यूज करने से ये भी काफी टिकाऊ होता है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं आर्टिफिशियल लैपिस लैजुली बोल देते हैं। आर्टिफिशियल लैपिस लैजुली के रूप में क्या चीज का यूज किया जाता है, अल्ट्रामैरीन का यूज किया जाता है। और अल्ट्रामैरीन होता क्या चीज है, अल्ट्रामैरीन जो है वो एल्युमिनियम का सिलिकेट होता है। एल्युमिनियम का सिलिकेट होता है अल्ट्रामैरीन, जिसका यूज किया जाता है क्या चीज के रूप में, आर्टिफिशियल लैपिस लैजुली के रूप में यूज किया जाता है। ठीक, अब सुनो एक लाइन और, जो अंतिम लाइन आपके साथ शेयर करना है वो क्या चीज है, सुन। कभी भी एल्युमिनियम का ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होता है, जब भी एल्युमिनियम जलता है ऑक्सीजन में Al2O3 बनाने के लिए, यह रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है,
ये चीज का यूज किया जाता है दो जगह। एक को बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग या एल्यूमिनोथर्मिक वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग में यूज किया जाता है, और दूसरा इसका यूज किया जाता है एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन के रूप में। इसका यूज होता है एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन के रूप में, और दूसरा यूज होता है थर्माइट वेल्डिंग के रूप में। अरे बेटा, वेल्डिंग तीन तरह का, एक होता है गैस वेल्डिंग जिसमें एसिटिलीन गैस जल रहा होता है और वो फ्लेम, देखो वो बड़ा सा फ्लेम निकलते रहता है, पीछे दो पाइप होता है, गैस वेल्डिंग। एक होता है इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग जिसमें चिंगारी निकलते रहता है, काला शीशा लगाकर लोहा जोड़ते रहता है। और एक होता है थर्माइट वेल्डिंग, थोड़ा कम देखे होंगे। थर्माइट वेल्डिंग स्पेशल चीज है। जैसे मान लो रेलवे का पटरी में कहीं क्रैक आ गया, या पुल है, पुल का मेन गार्टर है, नीचे का मेन जो मोटा वाला वो है भाग है जो पूरे पुल को सपोर्ट दे रहा है, उसमें कहीं क्रैक आ गया, तो पूरा पुल खोलिए, उसको निकालिए, बदलिए, इतना झंझट हो जाता है। तो वहां पर थर्माइट वेल्डिंग यूज कर लेते हैं। पूरा रेलवे लाइन बदलने से बदले वो जहां भी क्रैक आया है थर्माइट वेल्डिंग से जोड़ देते हैं। थर्माइट वेल्डिंग में हम लोग करते क्या है कि थोड़ा सा आयरन का पाउडर और थोड़ा सा अल्युमिनियम का पाउडर उस क्रैक में भर देते हैं। जहां भी क्रैक दिखा है उस क्रैक में फिल कर देते हैं अल्युमिनियम का पाउडर और आयरन का पाउडर, और उस अल्युमिनियम के पाउडर को लैंप से, माने वो टॉर्च जिसमें आग निकल रहा है उसको टॉर्च लाइट वाला मत समझ लेना, आग वाला टॉर्च, उससे हीट करते हैं। उससे हीट करते हैं तो जब अल्युमिनियम वो जलना शुरू करता है, जब अल्युमिनियम एक बार जलना शुरू कर देता है तो वो इतना हीट अंदर में, वहां गैप के अंदर में जनरेट करता है कि दोनों तरफ का लोहा जुड़कर फिर से क्या हो जाता है, फिर से ऐड हो जाता है। लोहा का पाउडर भी बीच में जो भरे हैं वो भी उनको जोड़ने में मदद करता है। इस तरह के वेल्डिंग को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, थर्माइट वेल्डिंग बोलते हैं। तो थर्माइट वेल्डिंग के पीछे जो थर्माइट वेल्डिंग के पीछे का जो लॉजिक है वो क्या चीज है, वो बस इतना है कि जब भी अल्युमिनियम का रिएक्शन होता है क्या चीज के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है बेटा, बात करें हम लोग क्या चीज के बारे में, तो एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन के बारे में हम लोग बात करें। क्या चीज के बारे में, एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन। सुनो ना, जैसे कोई मेटल का ऑक्साइड बहुत ज्यादा स्टेबल है, कोक के साथ हीट करने पर उसके ऑक्सीजन वो छोड़ता ही नहीं है। वो कोई मेटल है जिसका एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा है। वो कोक इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है कि वो उसको कंप्लीटली रिड्यूस कर सके। तो वैसे मेटल को रिड्यूस करने के लिए हम लोग उसको एल्युमिनियम के साथ हीट कर देते हैं। अल्युमिनियम जब उसका ऑक्सीजन छीनेगा और ये जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो इतना एनर्जी जनरेट कर देता है कि वो रिडक्शन क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस हो उठता है। बात समझे। एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन में कौन कौन से मेटल का रिडक्शन करते हैं हम नाम बोलने जा रहे हैं, अगर हो सके तो नाम याद रखना। एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन हम लोग करते हैं क्रोमियम का, मॉलिब्डेनम का, मैग्नीज का, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज। नन मेटल में बोरन या सिलिकॉन, बोरन में भी हम लोग देखे थे क्रिस्टलाइन वैरायटी के लिए अल्युमिनियम यूज करते थे, याद कर। बोरन का भी एक्सट्रैक्शन हम लोग देखे थे ना, अल्युमिनियम का यूज करते थे ना वहां भी। तो नन मेटल में बोरन का या सिलिकॉन के लिए, अब मेटल में क्रोमियम, एमओ और एमएन, इनके लिए हम लोग यूज किया करते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर एल्युमिनियम फैमिली, बोरन फैमिली पूरा का पूरा खत्म हुआ। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।